स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय 4 विश्व का इतिहास। यह हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे इसमें हमने नया जो अपना टॉपिक रहता है वह रहता है हमारा औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति के विषय में हमने उसके अर्थ को पढ़ा, इसके परिवर्तन क्या क्या होते हैं औद्योगिक क्रांति से उसको पढ़ा, और किस प्रकार से जो है औद्योगिक क्रांति से जो है कृषि क्षेत्र में परिवर्तन होता है वह हमने कल की क्लास में जो है समझा और पढ़ा। आज की क्लास में जो हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक वह रहेगा हमारा वस्त्र उद्योग में नए आविष्कार। वस्त्र उद्योग में जो है किस प्रकार से नए आविष्कार हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या होता है इसके अंतर्गत। जो औद्योगिक क्रांति की जब शुरू हुई थी, ठीक है, तो शुरुआत में मुख्यतः वस्त्र उद्योग से ही इसमें माना जाता है, ठीक है। तो वस्त्र उद्योग से किस प्रकार से माना जाता है, क्योंकि पूरे यूरोप में जो है वस्त्र बनाने की जो प्राचीन प्रणाली थी, वस्त्र की मांग को पूरा करने में क्या थी, वह असमर्थ थी। यूरोपीय क्षेत्र में जो है वस्त्रों की इतनी मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी भी वस्तु अगर हमें उसका उत्पादन हमारे यहाँ पर नहीं हो रहा है और हमें वो चीज़ उसकी मांग बनी हुई है, वह वस्तु हमें चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, बाहर से आयात करते हैं। तो उसी प्रकार से जो है सूती वस्त्र का भी उस समय जो है भारत से आयात किया जा रहा था। किसके द्वारा किया जा रहा था, इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड में सूती वस्त्र कहाँ से ये आयात किया जा रहा था, भारत से। जब इस प्रकार की मांग भारत में बढ़ने लगी सूती वस्त्रों की, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आ रहा है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका राजनीतिक नियंत्रण किस पर था, भारत पर, क्योंकि भारत जो है इंग्लैंड का क्या था, उपनिवेश था, ठीक है। भारत उपनिवेश होने के कारण पूरा जो पॉलिटिकल जो भी कंट्रोल था इस पर था, भारत पर। किसके द्वारा था, ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ की थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की थी, ठीक है। तो इंग्लैंड में जो है कपड़े के साथ साथ कपास का भी क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने आयात करना शुरू कर दिया। यूरोप में कपड़ों की जो है मांग जो है बढ़ती जा रही थी यूरोप में, और इस मांग को पूरा करने के लिए क्या किए गए, नए आविष्कार किए गए। जब मांग ज़्यादा बढ़ने लगी, और जाहिर सी बात है कि हम अगर भारत में भी अगर किसी वस्तु की जो है मांग बढ़ रही है तो हम आयात भी एक लिमिटेशन होती है आयात करने की, खरीदने की, क्योंकि इससे क्या होता है, आयात करने से हमारे आर्थिक जो क्षेत्र होता है, इकोनॉमी की जो होता है, तो इकोनॉमी पर क्या होता है, इसका असर होता है, ठीक है। ज़्यादा अगर हम आयात करेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर ज़्यादा आयात करेंगे तो हम भारत में भी अगर कुछ ना कुछ प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे ताकि हमारा आयात की जो प्रक्रिया है वो क्या हो, कम हो, हमें आयात क्या करना पड़े, कम करना पड़े। तो इसके लिए जो है हमने इंग्लैंड इसके लिए भी क्या कर रहा है, जब इंग्लैंड के द्वारा भारत से ज़्यादातर आयात किया जाने लगा तब इंग्लैंड ने नए आविष्कार करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो किस प्रकार के आविष्कार हुए हैं उसको चलो देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इंग्लैंड में या यूरोप में जो है नए नए आविष्कार हुए। तो सबसे पहला जो है जॉन के द्वारा जो है फ्लाइंग शटल लूम की खोज की गई, जिसकी सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया, ठीक है। तो अधिक कपड़ा बनाना संभव हो गया किसके द्वारा, फ्लाइंग शटल लूम के द्वारा। ये किसके द्वारा बनाई गई, जॉन के द्वारा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर नए आविष्कार देखने को मिल रहे हैं। जब चीज़ें हमारे पास में जो ज़रूरत होती है, हमेशा आविष्कार जो है एक ज़रूरत की जननी कहा जाता है। आविष्कार जो कैसे होगा, जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होगी। आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ पर जो भी हम अपने आसपास में जो भी मशीनीकृत कोई भी वस्तु देखते हैं तो उसका आविष्कार किस कारण से हुआ है, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हुआ है। अगर हम सड़कें देखते हैं, हमारी ज़रूरत है। हम बल्ब देखते हैं, लाइट्स देखते हैं, हमारी ज़रूरत है। हम मशीन देखते हैं, हमारी ज़रूरत है। ये सारी वस्तुएं जो आज हमें उपलब्ध हुई हैं ये हमारी ज़रूरत के कारण बनी हुई है। अगर हम कागज़ पर लिखते हैं तो कागज़ भी ज़रूरत बनी है, वरना तो हम स्लेट पे लिख रहे थे, स्लेट से कागज़ आया और कागज़ से अब मोबाइल पर हम लिखना स्टार्ट हुए हैं। अब आज भी जब अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन भी आज की ज़रूरत हो गई है, इस कारण से हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, वरना पहले तो कभी ऑनलाइन स्टडी थी नहीं ना। तो आज हम ऑनलाइन स्टडी बढ़ रही है, क्या, क्योंकि ऐसी ज़रूरत हुई है। इस प्रकार का इन्वायरमेंट हो गया है हमारे आसपास का कि हमें इसकी ज़रूरत हो गई है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। तो जब ज़रूरत होती है तो आविष्कार ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज भी जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये आविष्कार ही हैं, एक नई खोज ही है। बस ये है कि हम इससे लेट जुड़े हैं, ये आ चुकी हैं काफ़ी समय पहले से, ठीक है। और हमारा इसमें कनेक्ट होना भी इसी कारण से क्योंकि हमारी क्या हो गई है, इसकी ज़रूरत हो गई। तो उस समय यूरोप में भी किसकी वस्त्रों की ज़रूरत हो गई थी, और जब ज़रूरत हुई अधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ाने की तब इसके लिए खोज हुई। और किसकी खोज हुई, फ्लाइंग शटल लूम की खोज हुई।
ठीक है, आगे देखिए, जेम्स हरग्रीव्स ने 1765 ईस्वी में कताई की मशीन बनाई। किसकी मशीन बनाई है? यह इन्होंने कताई की मशीन बनाई है, जिससे एक व्यक्ति एक साथ कई धागे क्या कर सकता है? धागे काट सकता था। 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने इसका आविष्कार किया, जिससे पहले की अपेक्षा मजबूत धागा बनाया जाने लगा। तो एक और वापस रिचर्ड आर्कराइट ने आविष्कार किया है, और इसके द्वारा क्या किया जा सकता था? एक मजबूत धागा बनाया जा सकता था। ठीक है, आगे देखिए, 1779 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा बनाई गई म्यूल द्वारा कता हुआ धागा बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। 1787 में एडमंड कार्टराइट द्वारा पावरलूम यानी शक्ति चलित करघे का आविष्कार किया गया। तो इस प्रकार से जो है हमने आविष्कार पढ़े हैं कि किस किस प्रकार से और किस किस के द्वारा जो है आविष्कार हुए हैं और किस समय हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वस्त्र उद्योग जो है सर्वप्रथम औद्योगिक क्षेत्र में आविष्कार के लिए, या हम औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पहले किसकी हुई है? सूती वस्त्र उद्योग की या वस्त्र उद्योग की। ठीक है, वस्त्र उद्योग के बाद में दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट उद्योग होता है हमारा, वह उद्योग है लोह उद्योग। वस्त्र उद्योग के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा वह होगा आपका लोह उद्योग। मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक जो भी हम मशीनें देखते हैं, मशीन्स के पार्ट्स देखते हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? लोहे के बने हुए होते हैं। अब लोहे के अगर ये पार्ट्स बने हुए हैं तो वो लोहा चाहिए हमको, जिससे बनाने के लिए हमें वो लोह उद्योग चाहिए होगा ना, वो उद्योग ही करना पड़ेगा ना, उद्योग की स्थापना करनी पड़ेगी उस प्रकार के उद्योग की, ताकि हमें उस उद्योग के द्वारा जो है हम वह लोहे से बनने वाली वस्तुओं को बना सकें। ठीक है, जिस प्रकार से धीरे धीरे जो है वह वस्तुओं का जो बनना स्टार्ट हुआ, तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर ट्रेन चलित हुई, तो ट्रेन भी किससे बनी हुई है? ट्रेन के सारे जो पार्ट्स होंगे वो किससे बने हुए होंगे? लोहे के बने हुए होंगे। तो इस कारण से जैसे समय के साथ में जो नए नए आविष्कार हुए और नए नए तकनीकी से हम जुड़े, तो उसके लिए एक लोह उद्योग की भी जो है हमें इम्पोर्टेंस पता चली, और लोह उद्योग की स्थापना भी क्या हुई है? हमारे यहाँ पर ज़रूरी हुई है, आवश्यक हुई है। ठीक है, देखिए आगे, इंग्लैंड में मशीनीकरण में काम आने वाली मुख्य सामग्री क्या होती है? कोयला और लोहा अयस्क। अगर हम लोहा उद्योग, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी लोहे को अगर हम किसी वस्तु में ढालें या किसी वस्तु बनाने के लिए, उस आकार को ढालने के लिए हमें उसको गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करने के लिए उसको ताप देने की ज़रूरत होती है। और ताप किसके द्वारा दिया जाएगा? यहाँ पर कोयले के द्वारा। और लोहा बिना किसी उसको आकार देने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होगा? लोहा अयस्क यानी कच्चा लोहा। तो दो इम्पोर्टेंस रहेगी लोह उद्योग के लिए, कोयला और लोह अयस्क। ठीक है, तो यह जो है हमें उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन से खनिज हो सकते हैं? इसमें जो हमें ज़रूरी होता है वह होता है सीसा, तांबा, टीन या रागा। ठीक है, लेकिन पुरानी पद्धति में लोहे की मांग पूर्ति नहीं की जा सकती थी, तो लोहा अयस्क को शुद्ध करने के लिए विभिन्न विधियों की खोज की जाने लगी। जाहिर सी बात है, जैसे हमने सूती वस्त्र उद्योग में पढ़ा था, ज़रूरत हुई और हमारा आविष्कार हुआ, तो यहाँ पर भी नई खोज हुई है। ठीक है, तो अब्राहिम डर्बी द्वारा एक धमन भट्टी का क्या हुआ है? यहाँ पर आविष्कार हुआ है, जिसमें कोक यानी पत्थर का कोयले का प्रयोग किया, जिससे लोह अयस्क को पिघलाने और साफ करने का कार्य सुगम हो गया। आप सभी ने जो है ये धमन भट्टी वाला जो है ये आविष्कार, ये जो प्रयोग प्रणाली है, हम साइंस में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से इस भट्टी के द्वारा जो है लोहे को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, ये हम साइंस में पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, इस आविष्कार ने धातुकर्म उद्योग में क्या ला दी? क्रांति ला दी। द्वितीय जो डर्बी ने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का क्या किया है? यहाँ पर विकास किया है। आगे और विकास हो रहा है और जो है आविष्कार हो रहे हैं द्वितीय जो है डर्बी द्वारा ही। पहले भी डर्बी द्वारा था जिसने धमन भट्टी का आविष्कार किया, दूसरी बार डर्बी किसका विकास कर रहा है? ढलवा लोहे से पिटवा कर लोहे का विकास किया इन्होंने। आगे देखिए, आगे और कौन कौन से विकास हो रहे हैं या क्या क्या आविष्कार हो रहे हैं। आगे आपका नाम आ रहा है हेनरी कोट और आलोडन भट्टी का इन्होंने जो है आविष्कार किया है, जिसमें क्या होता है? आलोडन भट्टी क्या होती है? जिसमें पिघले लोहे में से अशुद्धि को दूर किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि जब हम खुदाई करते हैं या खनिज जब निकालते हैं, तो वो खनिज जो होता है मिश्रित अवस्था में होता है, उसमें सिर्फ प्योरिटी नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ बहुत से जो है और अन्य खनिज भी क्या होते हैं उसमें मिश्रित अवस्था में होते हैं, दूसरे खनिज भी इसमें जो है मिले हुए होते हैं। तो उनको हमें, जैसे कि अगर मैंने खुदाई की तो सीसा, तांबा, लोहा सब मिक्स हुए हुए हैं,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पहले तो अलग करना पड़ेगा, शुद्धि करनी पड़ेगी, शुद्ध कच्चा लोहा निकालना पड़ेगा हमें। शुद्ध लोहा निकालने के लिए जो है अलग अलग विधियाँ अपनाई गई, अलग अलग आविष्कार किए गए। तो उनमें से ही एक आलोडन भट्टी का जो है यहाँ पर आविष्कार हुआ है। ठीक है, आगे है बेलन मिल। बेलन मिल का आविष्कार किया है, जिससे शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना क्या हुआ है, यहाँ पर संभव हो पाया है। लोहे की बनी मशीन अधिकतर वजनदार होते थे, जिनमें जंग भी लग जाता था। सभी जानते हैं कि लोहे में जल्दी जंग लगता है और यह एक समस्या है लोहे की, और इस समस्या को छुटकारा पाने के लिए भी खोज हुई है और इस्पात का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ है, इस्पात का आविष्कार हुआ है। आगे देखिए, इस्पात बनाने में लोहे में कुछ मात्रा में कार्बन, मैग्नीज व अन्य पदार्थों का भी क्या हुआ है, उपयोग हुआ है, और इस्पात लोहे की अपेक्षा हल्का, मजबूत और जंगरोधी और लचकदार होता था। इस लोहे को लोहा इस्पात बना दिया गया, और इस्पात में क्या क्या होता था, कार्बन भी होता था, मैग्नीज होता था, कुछ अन्य पदार्थ भी इसमें मिक्स कर दिए गए, क्योंकि जो प्योर लोहा होता है वह बहुत वजनदार होता है, और प्योर लोहे में क्या हो जाता है, जल्दी से जंग भी लग जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ और जो पदार्थ जो है मिश्रित कर दिए गए, जिससे वह हल्का भी हुआ और जंगरोधी भी हुआ, लचकदार भी हुआ। आगे देखिए, हेनरी बेसेमर ने एक नई इस्पात बनाने की विधि खोजी है, जिसमें बेसेमर प्रक्रिया के नाम से इसको क्या जाना जाता है। अब इस विधि में क्या होता है, इस विधि में होता है ढलवा लोहे से सीधा इस्पात तैयार किया जाता है, और इससे लोहा उद्योग में क्या हुई है, एक क्रांति आई है। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखिए, हमारा नया आविष्कार है परिवहन के क्षेत्र में। जैसा कि मैंने बोला कि हमने अगर जिस प्रकार से ट्रेन हमें ज़रूरत हो रही है हमें आने जाने में, आप सभी को पता है कि जब उद्योग की स्थापना हुई, जब हमने परिवर्तन देखे, तो परिवर्तन में हमने औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन जब हमने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से उद्योगों में परिवहन का भी विकास हुआ है। किस प्रकार से हुआ है कि उद्योगों की स्थापना हुई। उद्योगों की स्थापना से एक वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, परिवहन की आवश्यकता होती है। तो ऑटोमेटिकली परिवहन का भी जो है इस क्षेत्र में नवीन आविष्कार हुए हैं। तो किस प्रकार से देखते हैं, बढ़ते व्यापार उद्योग के कारण परिवहन के साधन में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। परिवहन को आसान और सस्ता बनाने के लिए स्कॉटलैंड वासी मकाडम ने सड़क निर्माण का नया तरीका निकाला। देखिए, स्कॉटलैंड वासी ने मकाडम ने किसका निर्माण किया है, सड़क निर्माण का, जिसमें सड़क के निचले भाग में भारी पत्थरों की परत, उसके बाद छोटे छोटे पत्थरों की परत, और उसके बाद जो है क्या बिछाई जाती है, मिट्टी। पहले बड़े पत्थर होंगे, फिर छोटे पत्थर होंगे, उसके बाद में क्या बिछा दी जाएगी, मिट्टी। भारी सामान का परिवहन सड़क मार्ग से खर्चीला और असुविधाजनक होता था, अतः भारी सामान के परिवहन को सुगम व सस्ता करने के लिए किसका निर्माण किया गया, नहरों का निर्माण कराया गया। इंग्लैंड में पहली नहर कौन सी थी, वर्सली कैनाल, जेम्स ब्रीदली द्वारा बनाई गई थी वर्सली कैनाल। इससे क्या होता था, माल ढोने का खर्चा आधा रह गया, और नहर का निर्माण कराया गया इंग्लैंड में अनेक नहरों का, जिसके कारण यह काल नहरोन्माद के नाम से क्या हुआ, जाना गया। जब सर्वाधिक नहरें बनाई गई तो इस टाइम पीरियड को क्या कहा गया, नहरोन्माद। 1869 ईस्वी में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्टिनॉट द लेस्पेथ ने स्वेज नहर का निर्माण किया, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। यहाँ देखिए, इसी के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, स्वेज नहर के बारे में। मैंने कहा था कि इसके बन जाने से जो है रास्ता कम हो जाता था, और कम होने के कारण से, इसकी दूरी कम होने के कारण व्यवसाय में आसानी रही। तो यह भी एक खोज ही, इस परिवहन की खोज में ही इसको सम्मिलित किया गया है। जिस प्रकार से ये यूरोप है, यह अफ्रीका बना हुआ है, ये इंडिया वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये भूमध्य सागर है, और यहाँ से इस प्रकार से बीच में रास्ता निकला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, इससे यूरोप और भारत के मध्य दूरी 1/3 से कम हो गई, जैसा कि मैं आपको कल बता चुकी हूँ। इसके बनने से, स्वेज नहर के बनने से जो है परिवहन ये जो है परिवहन का जो मार्ग था वह क्या हो गया, कम हो गया, अधिक सस्ता हो गया। परिवहन साधनों में भाप की शक्ति का भी क्या हुआ है, यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अमेरिकी रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 ईस्वी में प्रथम वाष्प चलित नौका का क्या किया है, आविष्कार किया है। तो वाष्प चलित नौका का आविष्कार किसने किया है, रॉबर्ट फुल्टन ने, जो पहली बार हडसन नदी में चला। स्थल मार्ग में लोहा की पटरियों पर चलने वाले रेल इंजन के आविष्कार ने यातायात के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंस ने प्रसिद्ध भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया। नाम याद रखना है आपको, वाष्प चलित
भाप इंजन का आविष्कार किसने किया है? वाष्प चलित नौका का आविष्कार किसने किया है? और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये आपका यही रहता है, वाष्प इंजन रॉकेट का, स्टीफेंस, नाम याद रखिएगा इसका। इसी के साथ रेलगाड़ी और परिवहन का एक साधन बन गया जो वर्ष भर उपलब्ध कर रहता था। 1830 ईस्वी में प्रथम रेलगाड़ी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच चली। रेल के आविष्कार ने कोयला, लोहा और अन्य औद्योगिक उत्पाद को कम समय और कम खर्च में लाना ले जाना क्या हो गया, यहाँ पर फिर संभव हो गया। एक और क्षेत्र में यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, क्षेत्र में आविष्कार हुए हैं, वह है आपका संचार के क्षेत्र में नए प्रयोग हुए हैं। यानी कि जो हम फ़ोन पे बात करते हैं, जो हम टीवी पे जो न्यूज़ देखते हैं, ये सारे संचार के प्रयोग हैं। अब वो समय क्या क्या आविष्कार हुए हैं? तार यंत्र। सैमुअल मोर्स ने एक व्यवहारिक तार यंत्र का आविष्कार किया है। महाद्वीपों को परस्पर जोड़ने का काम किया, जाहिर सी बात है एक दूसरे से जोड़ेंगे। देखिए टेलीफोन का नाम आ चुका है यहाँ पर, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया है, याद रखना है आपको, ग्राहम बेल इंपॉर्टेंट है आपका। और वाष्प चलित इंजन भी इम्पोर्टेंट है आपका, ये भाप इंजन जो रॉकेट है। जहाँ जहाँ पर आविष्कार हुए हैं, और एक भट्टी का, जिनके द्वारा ये भट्टी का आविष्कार हुए हैं लोहे को पिघलाने के लिए, वह, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और संचार का दुनिया में क्या हो ला दी है, क्रांति ला दी है। ये तो हम प्रेजेंट टाइम में भी देख सकते हैं, जो मोबाइल से जो हमारे जीवन में क्रांति आई है, सब कुछ दूरियां कम हो गई हैं, कितना संचार का क्षेत्र इतना बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जो हमने आविष्कार होते हैं जिन जिन क्षेत्रों में, वह हमने पढ़ा। कल की क्लास में इसके परिणाम क्या रहते हैं वह हम पढ़ेंगे, और जर्मनी और इटली का एकीकरण को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।